CH-200 विराट काला सांप। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात आग की तरह फैल गई थी। सभी लोग सिर्फ इसी बारे में ही बात कर रहे थे। भीड़ से बाहर आने के बाद आरव और अनन्या राहत की सांस ले पाए। आरव ने अनन्या की तरफ देखा और पूछा, क्या मैंने उसके साथ ज्यादा ही सख्ती दिखाए? अनन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार उसे बोल चुकी हूँ कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। सच कहा जाए तो अनन्या रक्षित से परेशान हो चुकी थी। भले ही वो उसके सामने एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह रहता था, लेकिन असलियत में बहुत घमंडी था। वो खुद को यूनिवर्सिटी में सबसे शक्तिशाली मानता था। अनन्या उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती थी, लेकिन रक्षित को ये लगता था कि वो उससे इसलिए दोस्ती नहीं कर रही है क्योंकि बाकी लड़कियां उसे परेशान करेंगी और उसका जीना मुश्किल कर देंगी। अनन्या ने कई बार रक्षित को साफ कर दिया था कि उसे रक्षित पसंद नहीं है, लेकिन रक्षित को यही लगता था कि अनन्या इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो चल नहीं सकती। चलो, अच्छी बात है कि वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उस पर एक और स्पेल से हमला कर देता, आरव ने कहा। यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए आरव ने देखा कि अनन्या अपने पुराने कपड़े ही पहने हुए थी, इसलिए उसने तय किया कि वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाएगा। आखिर वो उसकी इकलौती बहन थी और वो उसे हमेशा खुश और हंसता खेलता हुआ देखना चाहता था। आरव ने देखा कि यूनिवर्सिटी के गेट पर टैक्सी के लिए एक लंबी लाइन लगी थी। वो जल्दी में नहीं था, इसलिए शांति से अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब आरव के सामने एक टैक्सी आई तो वो बस अनन्या को उसमें बैठाने ही वाला था कि तभी एक कपल उसमें बैठ गया। टैक्सी मैंने रोकी थी, आरव ने गुस्से में कहा। भाई, मैंने भी रोकी थी, तुमने तो देखा ही होगा। अब दूसरी टैक्सी का इंतजार करो, बेसबॉल कैप पहने हुए उस लड़के ने कहा। जब उस टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि आरव के साथ एक लड़की भी है जो व्हीलचेयर पर है, तो उसने कहा, इस कपल ने मुझे पहले रोका था, अब जल्दी कीजिए आप लोग। देखा, मैंने कहा था ना, और तुम्हें तो अपनी गाड़ी में जाना चाहिए। तुम्हारे साथ ये लड़की है जो चल भी नहीं सकती। खैर, मैं चलता हूँ। जैसे ही वो कपल टैक्सी में बैठा, वो ड्राइवर वहां से गायब हो गया, जैसे गधे के सिर से सींग। ओह, अच्छा, तो अब समझ आया कि वो ड्राइवर हमें क्यों नहीं बैठा रहा था, आरव ने कहा। अनन्या के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसे लोगों के इस रवैये की आदत तो हो गई थी, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता था तो वो खुद को उदास होने से नहीं रोक पाती थी। जब आरव ने उसके चेहरे पर उदासी के काले बादल देखे तो उसने कहा, अरे पगली, तुम उदास क्यों होती हो? तुम्हें टैक्सी की क्या जरूरत है जब तुम्हारे भाई के पास उससे भी बेहतर गाड़ी है? अनन्या को आरव की बात समझ में नहीं आई। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। इससे पहले कि अनन्या उससे कुछ पूछती, आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक अलग चमक थी और उसके पैरों के नीचे एक चांद सा चमकता हुआ नेबुला आ गया था। आबू वो 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 वो, तभी वहां जोर की आवाज आई। इस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट पर अच्छी खासी भीड़ होती थी। जैसे ही एक बिस्ट के गुर्राने की आवाज आई, सबकी नजरें उस पर ही अटक गईं। तुरंत ही आसमान से नीचे आती हुई एक सुरंग दिखी जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती थी। अगले ही पल उसमें से एक खूबसूरत ब्लू वॉल्फ बाहर आया, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। ना सिर्फ वो देखने में एकदम रॉयल था, बल्कि उसका ऑरा भी बहुत खतरनाक था। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके लिए कुछ ऐसा करेगा। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई थी। चलो, हमारी टैक्सी आ गई, आरव ने अनन्या से कहा। अनन्या बहुत खुश थी, लेकिन जब आरव ने उसे चिता के पीठ पर बैठाया तो वो डर गई। उसने चिता को कसकर पकड़ लिया। आरव ने अनन्या की व्हीलचेयर को फोल्ड किया और अपनी पीठ पर टांग लिया। इसके बाद वो भी चिता के पीठ पर बैठ गया। ये नज़ारा देखकर वहां खड़े सारे लोग हैरान थे और चारों तरफ हलचल मच गई थी। जो टैक्सी ले रहे थे, जो लोग अपनी महंगी गाड़ियों में जा रहे थे, सभी लोग वहां हैरान खड़े थे। आरव से बेहतर गाड़ी तो किसी के पास भी नहीं थी। आरव ने चिता को कसकर पकड़ा और बोला, चल मेरे चिता, चल मेरे चिता, सबको दिखा दे कि हमें किसी भी गाड़ी की जरूरत नहीं है। अब बता अनन्या, हमें किसी टैक्सी की जरूरत है क्या? आरव ने जैसे ही ये कहा, अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप भी ना भाई, अनन्या ने कहा। चिता मानो हवा से भी तेज दौड़ रहा था। किसी जंगल या फिर सुनसान जगह पर चिता की सवारी करने में और एक शहर में चिता की सवारी करने में बहुत अंतर था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बिल्डिंगें पलक झपकते ही पीछे छूट रही थीं, और तो और वो रोड पर चल रही गाड़ियों से भी तेज भाग रहा था। आरव ने तो कुछ लोगों को उनसे जलते हुए भी देखा था। सच कहा जाए तो आरव शहर में अपने समन बीस्ट पर सवारी नहीं कर सकता था, क्योंकि पहली बात, ऐसा करना मना था, और दूसरी बात, ये कुछ खास ऑन ड्यूटी मैजिशियन ही कर सकते थे। सिर्फ उनके पास ही समन बीस्ट परमिट होता था। लेकिन आरव को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि कोई उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और वैसे भी वो मेन रोड पर चीता को दौड़ा रहा था ताकि पैदल चलने वालों को कोई नुकसान ना हो।
लेकिन जब आरव शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचा तो उसने शो ऑफ ना करना ही सही समझा और चीता को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। फिर उसने अनन्या को व्हीलचेयर पर बैठाकर मार्केट की तरफ ले जाने लगा। मौसम बहुत सुहाना था। सूरज बार बार बादलों के पीछे छुप रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। देखा जाए तो शॉपिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट मौसम था। आरव ने अनन्या के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी खरीदी थी। वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था और थोड़ी थोड़ी देर में चुस्की ले रहा था। उसकी नज़रें आसपास की दुकानों पर टिकी हुई थीं और वो उनकी शो विंडो में लगी हुई आइटम्स बड़े ध्यान से देख रहा था। अनन्या के ना चल पाने के कारण उसे मार्केट आने के बहुत कम मौके मिलते थे। अनन्या के कई दोस्त थे जो उसकी बहुत मदद करते थे, लेकिन वो लोग भी उसके साथ इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आना अवॉइड करते थे क्योंकि अनन्या की व्हीलचेयर की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। आम लोगों के बीच अनन्या अपनी व्हीलचेयर पर अलग दिखती थी, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ ही आ जाता था। आरव के साथ शॉपिंग पर जाना बहुत आसान था। जब भी कहीं सीढ़ियाँ आ जाती थीं तो आरव अनन्या को उठा लेता था। हाँ, उनके आसपास खड़े लोग उन्हें घूरते जरूर थे, लेकिन आरव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। जब वो लोग एक महंगी सी दिखने वाली दुकान के अंदर जाने लगे तो अनन्या ने कहा, भैया हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं, हम किसी दूसरी दुकान में भी तो जा सकते हैं। तुमसे पैसों की चिंता करने के लिए किसने कहा है? उसके लिए अभी तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हो ना, तो बस जो मन करे वो खरीद लो, आरव ने कहा। लेकिन भैया, अनन्या ने आरव को रोकना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, हम शॉपिंग करने आए हैं, हम शॉपिंग ही करेंगे, आरव ने कहा। जब वो दोनों दुकान के अंदर गए तो वहाँ के वर्कर्स उन्हें अजीब ढंग से देख रहे थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, मुंह उठाकर उस दुकान के एक वर्कर ने कहा। हाँ, औकात तो है नहीं, कुछ खरीदने की, बस गंदगी फैलाकर चले जाएंगे, दूसरे वर्कर ने कहा। अनन्या और आरव ने उन वर्कर्स की बातें सुन ली। अनन्या तो अपना सिर झुकाए हुए थी, लेकिन आरव के चेहरे पर एकदम अलग एक्सप्रेशन था। वो उन वर्कर्स के पास गया और बोला, आपकी दुकान में जो सबसे महंगे कपड़े हैं वो दिखाए। उसकी बात सुनकर वर्कर्स हैरान हो गए। अनन्या ने आरव से कहा, भैया रहने दीजिए ना, हम नॉर्मल कपड़े देखेंगे। ऐसे कैसे? जब मेरी बहन सबसे खास है तो उसके कपड़े भी एकदम खास होने चाहिए। आप लोग अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो? जाओ, हमें और भी शॉपिंग करनी है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। उन वर्कर्स को तो अभी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो आरव को कपड़े दिखाने से मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जानबूझकर दुकान के सबसे महंगे कपड़े निकालने लगे ताकि आरव को नीचा दिखा सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले अनन्या कपड़े देखने में हिचक रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी एकदम नॉर्मल हो गई। उसने अपने लिए कई अच्छी अच्छी ड्रेसेस चुन ली। जब आरव ने 3 बैग भरकर उनकी दुकान से कपड़े खरीदे तो उन वर्कर्स को एहसास हुआ कि आरव को पहचानने में उनसे गलती हो गई थी। वहां से निकलकर आरव और अनन्या कई और दुकानों पर भी गए। उन्होंने लगभग 3-4 घंटे शॉपिंग की। आखिर में उनके पास इतने शॉपिंग बैग्स हो गए थे कि आरव भी उन्हें उठा नहीं पा रहा था। इतनी देर तक शॉपिंग करने के बाद दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और उनके पीठ में चूहे दौड़ रहे थे। इसलिए आरव अनन्या को पास ही एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जो 38th फ्लोर पर था। आरव के दिन अब बदल चुके थे। उसे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, कम से कम तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वो अपनी छोटी बहन अनन्या के साथ था। वो जानता था कि अनन्या ने बचपन से ही कई परेशानियों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। आरव को याद है कि ऐसे कई दिन भी होते थे जब आयशा उनके लिए खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाती थी, तब भी अनन्या कुछ नहीं कहती थी। इसलिए आज जब आरव के पास सब कुछ था, वो अनन्या को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पिछले कुछ महीनों से एक गुफा में रहा था जहां 24 घंटे उसकी जान को खतरा होता था। इसलिए अब सिर्फ बॉर्डर्स के अंदर आकर वो अपने दिन भी शांति से गुजारना चाहता था। अनन्या, जो खुद आरव की फिक्र कर रही थी, उसने कहा, भैया अब तुम शहर से बाहर मत जाना, तुम मेरी चिंता मत करो, वहां इतना भी खतरा नहीं था, आरव ने उससे कहा। समायरा दीदी ने मुझे सब बता दिया है, मुझसे अब झूठ मत बोलना, अनन्या ने सख्त आवाज में कहा। वो जानती थी कि आरव जरूर उससे कुछ ऐसा ही कहेगा। समायरा को क्या जरूरत थी तुम्हें सब कुछ बताने की, आरव ने कहा। अनन्या और समायरा हमेशा से अच्छी दोस्त रही थी और ये आरव को पहले सोचना चाहिए था कि समायरा ने अनन्या को सब कुछ बता दिया होगा। वो तो बस इतना चाहता था कि अनन्या उसकी फिक्र ना करे, लेकिन उसे क्या पता था कि अनन्या पहले से सब कुछ जानती थी। आरव इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कांच की दीवार के बाहर देखने लगा। वो यही उम्मीद कर रहा था कि अनन्या का ध्यान भी उस बात से हट जाए। ये रेस्टोरेंट 38th फ्लोर पर था और इसका व्यू एकदम परफेक्ट था। इसके सामने अगल बगल की बिल्डिंगें बोनी लग रही थीं। आरव चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था। तभी उसे तालाब दिखाई दिया जिसमें सारी बिल्डिंगों की परछाई पड़ रही थी। उस तालाब को देखकर आरव को उन बदसूरत विशाल छिपकलियों की याद आ गई। उसने तुरंत वहां से अपना ध्यान हटाया और पास ही एक होटल की तरफ देखने लगा।
ये बिल्डिंग भी काफ़ी ऊंची थी और लगभग पूरी अच्छी क्वालिटी की कांच से बनी हुई थी। इस पर जगह जगह बड़े बड़े एलईडी लगे हुए थे और अंदर एक स्विमिंग पूल भी था जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। ये स्वप्न नगरी के सबसे महंगे और मशहूर होटलों में से एक था क्योंकि यहाँ से झील का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। आरव जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से पूरा होटल दिख रहा था। अरे कितनी अजीब बात है, हम अभी वहाँ से तो आए हैं, वो बिल्डिंग वहाँ कैसे आ गई? आरव ने अनन्या का ध्यान खींचने के लिए कहा। आरव ने एक ऊंची बिल्डिंग और उस 5 स्टार होटल के बीच एक काली परछाई की तरफ इशारा किया। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। अरे वहां तो लाइट भी नहीं है, लगता है नई बिल्डिंग है, आरव ने कहा। अनन्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं भी कुछ दिनों पहले ही इस इलाके में आई थी, तब तो वहां कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। अनन्या ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो आगे बोली, भाई मुझे नहीं लगता कि वो कोई बिल्डिंग है। बिल्डिंग नहीं है मतलब? आरव बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था। आरव ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। उसे देखकर उसके पूरे शरीर में छूर छुरी दौड़ उठी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस परछाई को देखते देखते उसके अंदर डर भर गया था। वो परछाई स्पन नगरी के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में थी जो अब पीछे मुड़ने लगी थी। वो ऐसे पीछे मुड़ रही थी मानो उसे पता चल गया हो कि कोई उसे देख रहा है। वो काली परछाई कुछ देर पहले वहां नहीं थी। वो अनन्या और आरव के इस रेस्टोरेंट में आने के बाद ही उन दो बिल्डिंगों के बीच आई थी। अभी तक तो उसका पीठ आरव की तरफ था लेकिन अब वो धीरे धीरे मुड़ रहा था। उसका सिर बहुत बड़ा था और उसकी दोनों आंखें किसी स्पॉट्स लाइट की तरह चमक रही थीं। यह देखने में बेहद डरावना था। उसे देखकर ही लोगों के मन में उसका खौफ बैठ जाता था। उसका सिर और उसकी गर्दन लगभग एक बराबर ही थे। वो पूरी तरह काले रंग का था और उस पर स्केल बने हुए थे जो होटल की लाइट उस पर पड़ने से हल्के हल्के दिख रहे थे। आरव को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो परछाई उसे ही देख रही हो, इसीलिए आरव को उसे और देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। असल में उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि वो परछाई पूरे रेस्टोरेंट की तरफ देख रही थी, लेकिन आरव को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रही है और उसके अंदर का डर ना जाने क्यों बढ़ता ही जा रहा था। आरव ने ऐसा आज के पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। उस विराट परछाई के सामने आरव को बहुत छोटा महसूस हो रहा था। आरव उसका शरीर देखकर तो ये समझ गया था कि वो एक बड़ा बीस्ट था, लेकिन आज से पहले ना तो आरव ने ऐसे किसी बीस्ट के बारे में अपने टीचर से सुना था और ना ही कभी कहीं पढ़ा था। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो परछाई जैसा दिखने वाला बीस्ट स्पन नगरी के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे खड़ा था जैसे यहाँ का राजा हो। इस इलाके में इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी वो बीस्ट वहाँ खड़ा था। ऐसे खड़ा था मानो वहाँ कुछ मिनटों पहले नहीं बल्कि सालों से खड़ा हो, जैसे वो जगह हमेशा से उसी की हो। हवा में कुछ हेलीकॉप्टर थे जो उस काली परछाई का चक्कर लगा रहे थे और उस पर स्पॉट्स लाइट फेंक रहे थे। इस दौरान आरव ने उस बीस्ट को ध्यान से देखा। वो खतरनाक डीमन बीस्ट कुछ और नहीं बल्कि एक सांप था जो एकदम सीधा खड़ा हुआ था किसी स्टेच्यू की तरह। अगर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता तो शायद वहां मौजूद सारे लोगों को यही गलतफहमी बनी रहती कि वो एक बिल्डिंग है जिसमें अभी लाइट नहीं लगी है। ये एक विराट काला सांप था और ये अगर शहर में यहाँ से वहां भी जाता तो भारी तबाही मचा सकता था। मुड़ने के बाद भी वो एकदम स्टेच्यू जैसा ही लग रहा था। बस उसकी जीभ जो उसके मुंह से बाहर लटक रही थी उससे समझ में आ रहा था कि वो एक स्टेच्यू नहीं बल्कि जीता जागता डीमन बीस्ट था।